Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to continue the ISO 22000 Food Safety Management System training. This is the second part of the training. Hope you go through with the part 1 of the training in which we covered the introduction, history, clause 1 to clause 5. So today we are going to continue from the clause 6, that is planning. Uh, One more thing I want to add in the previous training as part one with respect to climate actions. Uh, uh, if you want to gain more competency and knowledge, go through with my training of ISO 14001 Environmental Management System. As addition, the things I discussed in the part one training of the ISO 22000. So let's start the clause 6. Uh, the screen is visible to you. That is a clause 6 planning. So as similar here I added some keywords with respect to every subclause of the planning clause. So let's start. So in the planning class, first subclause is actions to address risk and opportunities, context of organization, CEO consideration, risk and opportunity, FSMS intended results, enhancement, preventive and reduction undesired effects, continual improvement. Okay, so this is the first point I want to discuss with you here. So let me brief you these points. So जब भी हम एक्शन लेने की बात करेंगे प्लानिंग में पहला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो एड्रेस करना है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है कि हम जब भी प्लान करेंगे हमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के सोचना है, प्लान करना है चीज़ों को। उसके रिस्पेक्ट में जब हम एक्शन हमारे क्या होने चाहिए तो उसमें पहली चीज़ आती है कि इस स्टैंडर्ड में जो रेफरेंस मिलता है कि फोर्थ क्लॉज का जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको किस बाउंड्रीज में वर्क करना है, उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, वो कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसको क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी कॉन्टेक्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, कंपनी को अपनी पॉलिसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको इवेल्युएट करके उसके रिस्पेक्ट में प्लानिंग करनी है। उसके रिस्पेक्ट में जो भी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज उसको समझ में आती है उसके मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी के, उसके रिस्पेक्ट में हमें एक्शन प्लान करना है। और उसमें जो की चीज़ें होंगी वो होंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एश्योर करना है कि वो जो भी इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं एफएसएमएस के, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, वो फुलफिल हों। इंटेंडेड रिजल्ट्स को जो हमें है वो अचीव कर सकें हम विद टाइम। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि कोई अनडिजायर्ड इफेक्ट अगर आ रहा है हमारे एक्शंस के थ्रू, जो भी हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उनको कैसे मतलब जो भी हमारे अनडिजायर्ड चीज़ें हैं उसको हम नेग्लिफाई करें और जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम इन्हेंस कर सकें। तो इन्हेंस को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात आती है। ठीक है, तो हम चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं इम्प्रूव करनी है टाइम्स के साथ। ठीक है, उसके लिए नंबर ऑफ टूल्स हमें यूज़ करने हैं, अभी हम आगे क्लॉजेस में डिस्कस करेंगे। इसके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ों को कैसे इन्हेंस करना है, इम्प्रूवमेंट की तरफ कैसे लेके जानी है। ठीक है, और हमारे डिज़ायर रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे इम्प्रूवमेंट के थ्रू इन्हेंस होते रहेंगे। इसी इम्प्रूवमेंट का जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब आप मिरर इमेज कह लो, मतलब या फिर कॉइन का सेकंड फेज कर लो आप, उसमें है कि हम अनडिजायर्ड रिजल्ट जो हमें कैसे हम उसको प्रिवेंट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की जो मैंने बात कही, तो ये पहले सब क्लॉज का मतलब ब्रीफ है
कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है। इसके साथ ही जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसमें भी हमें स्टैंडर्ड क्लैरिफिकेशन देता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे कंपनी की, कि हमारी बाउंड्री क्या होगी जब भी हम कॉन्टेस्ट के बारे में सोचेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर हमारी जो भी प्लानिंग उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसकी कुछ लिमिटेशन है। अगर हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ रिस्क कोई होगी, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ की है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की है। ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना है जो उनका फूड सेफ्टी हजार्ड से लेके एश्योरेंस है उसको वो एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर रहना है कि अगर किसी तरह की पब्लिक हेल्थ रिस्क को इन्वॉल्व है, एग्जिस्टेंस में है, उसको जो गवर्न करने का, उसको रेगुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पब्लिक अथॉरिटीज़ की है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो फूड है उसकी सेफ्टी को लेके जो भी हजार्ड है उसको मैनेज करना है, उसको इंश्योर करना है और उसको कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें आप एक क्लियर माइंडसेट इसका रहना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी थ्रू एफएसएमएस, इंटीग्रेट, इम्प्लीमेंट, इवेलुएट, इफेक्टिवनेस। सो जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन को करना ये है कि उसको एक्शंस लेने हैं जिससे कि वो एड्रेस कर सके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को, कि कैसे वो रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करती है, उसकी बाउंड्री में उसके स्कोप में फॉल करती है, उसको कैसे डील करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना है, एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस में, और साथ ही साथ उनको टाइमली मैनर में जब भी उसकी मेजरिंग और मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी इफेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के ज़रूरी है, प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है, उसको उस टाइम कॉन्टेक्स्ट में हमें इवेलुएट करना है। ठीक है। ये हमारा ये पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमारा बात होती है प्रोपोर्शनेट करने की। प्रोपोर्शनेट किसे करना है हमें, तो उसमें है पहला है फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, देयर कंफर्मिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। सो जो हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसको वो बेसिकली उसमें नंबर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड होती है, डिपेंडेंट होता है जो हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हमारे कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में आता है ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसको प्रोपोर्शनेट करने की यहाँ पे स्टैंडर्ड बात करता है कि उसमें क्या क्या उसके की पिलर्स हैं जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क अपॉर्चुनिटी का जो ओवरऑल एक मैट्रिक्स है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लेके, पॉलिसीज को लेके। ठीक है। तो सबसे पहला उसमें जो चीज़ें हैं, जो फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट का यहाँ पे मतलब ये है फूड सेफ्टी को लेके कि हमें चीज़ों को जो भी फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करने पड़ेंगी, चाहे वो किसी भी तरह का रिसोर्सेज हो, इंफ्रा से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, मशीन से रिलेटेड हो, इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, वेंडर से रिलेटेड हो। ठीक है। कस्टमर से रिलेटेड हो, स्टैच्यूटरी बॉडी से रिलेटेड हो। ठीक है। तो जो फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। नहीं तो अगर ये सेफ्टी की बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अ, इसीलिए जो स्टैंडर्ड का नाम है ISO 22000 का, वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। नहीं तो यहाँ पे अगर सेफ्टी की इतना बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो यहाँ पे फूड मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता था टाइटल, लेकिन यहाँ पे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए है। तो उसको जो इम्पैक्ट है फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का वो बहुत बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग ही
जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट, वो प्रोपोर्शनेट होती हैं। ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है प्रोपोर्शनेट होने का रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का, उसमें बात होती है कन्फर्मिटी की। ठीक है। तो जितने बड़ी हमारी फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी उसकी कॉम्प्लिकेशंस होगी या फिर वास्ट होगी, उतना ही हमारे लिए जो प्रोपोर्शनल लेवल है या फिर जो वॉल्यूम है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का, उसको कंट्रोल करने के लिए उतनी सारी हमारे लिए चीज़ों, हमारी जो कन्फर्मिटी होगी उतना ही हमारी मैट्रिक्स बड़ी होगी, तब जाके हम कहीं कन्फर्मिटी शो कर पाएंगे अपने फूड और प्रोडक्ट के सर्विसेज को लेके, फूड के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके कस्टमर के लिए। ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हमारी प्रोपोर्शनेट होती है। और थर्ड जो है इसमें, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। सो इंटरेस्टेड पार्टीज का मैंने थोड़ा ब्रीफ किया था, आपको रेफरेंस भी दिया था कि आप 9000 जो स्टैंडर्ड है उसकी ट्रेनिंग मेरी आप देख लो, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी इंटरेस्टेड पार्टीज को इन डेप्थ। इंटरेस्टेड पार्टीज होते क्या है, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो रिसेंट स्टैंडर्ड्स में इंट्रोड्यूस हुआ, और इस पे जो ट्रेनर्स हैं उनको भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है। तो इंटरेस्टेड पार्टीज में आपके एम्प्लॉयज़ भी आ सकते हैं, आपके वेंडर्स भी आ सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी आ सकते हैं, आपके स्टैच्यूटरी बॉडी भी आते हैं। ठीक है। जिसका भी मतलब कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, वर्क इंटरेस्ट है, और आपके साथ एसोसिएटेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी के सैंपल स्पेस में फॉल करता है। तो ये क्लियरिटी रखनी है। तो जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल है जो इंटरेस्टेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट है। तो उनको हमें इंश्योर करना है कि इनकी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझें और फुलफिल करें, जिसके हमारी जो हमारा मिटिगेशन का थिंकिंग है, प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव हैं कंपनी के, वो हम एक अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट है, प्रोपोर्शनल है जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के एवोल्यूशन के लिए। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में जो चीज़ें और बताता है हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को लेके, तो स्टैंडर्ड क्लियर करता है कि रिस्क है क्या। और जब हम एक्शंस की बात करते हैं, एक्शन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में, तो हम अवॉइडिंग रिस्क की बात करते हैं, रिस्क लेने की बात करते हैं। ठीक है। रिस्क हम तब भी ले सकते हैं जब हम किसी अपॉर्चुनिटी को चेस कर रहे हों, परस्यू कर रहे हों, या हमें लगता है कि अगर हम इस रिस्क को मिटिगेट कर लेंगे या फिर किसी तरह उसको मैनेज कर लेंगे उसको, या फिर कोई रिस्क हम ले सकते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। तो ये एक एक्शन की बात होती है। या फिर कोई हमारा सोर्स है, रिस्क जहाँ से जनरेट हो रहा है उसको हमें अपने सिस्टम से या अपने अपने सप्लाई चेन से, फूड चेन के निकालना है। तो इस तरह से हमें देखना है। साथ ही साथ एक्शंस में जो हम बात होती है कि हमारा कोई कोई जिसकी वजह से कोई कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट हो रहा है। अगर कोई हमारी नॉन कन्फर्मिटी आ रही है कॉन्टिन्यूल मैनर में, और उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट हो रहे हैं हमारी फूड सेफ्टी को लेके, हमें लगता है कि हम चेंज कर देंगे कोई पर्टिकुलर हमारा प्रोसीजर है, या फिर ट्रेनिंग की नीड है, कॉम्पिटेंसी की नीड है, मशीन में कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो या फिर रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, सप्लायर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है। ठीक है। तो अगर वहाँ पे हम कोई चेंज कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारा जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैनर में हमारी कोई नॉन कन्फर्मिटी जनरेट हो रही है, उसको हमें चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक एक्शन की तरह काउंट होता है। साथ ही साथ जो रिस्क है उसको शेयर करने की बात भी स्क्रीन स्टैंडर्ड कहता है कि वो भी एक एक्शन का पार्ट है। तो शेयरिंग और रिस्क में बात होती है कि बेसिकली कम्युनिकेशन की बात है यहाँ पे,
कि रिस्क हम कैसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इस कम्युनिकेशन में हम अपने एम्प्लॉयर से, अपने वेंडर से, स्टैट्यूटरी बॉडी से रिस्क को शेयर करते हैं कि किस तरह का रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया है, और इसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो ये भी एक्शन का प्लान है, पार्ट है। ठीक है। साथ ही साथ कोई अगर इस तरह का रिस्क है जो हमने कम्युनिकेट किया है, अगर हम उसको नेगलिफाई या अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो अगर हमारी प्लानिंग होती है कि हम उस रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अगर हम एज अ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि हम इस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं कि रिस्क प्रेजेंट रहेगा सिस्टम में, तो वो भी एक एक्शन का प्लान है। ठीक है। तो बात जो हमारा मेजर एंड है वो ये है कि हमें फूड को सेफ बनाना है। ठीक है। हजार्ड को, जो हमारे फूड सेफ्टी हजार्ड है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। और जो हमारी एक्सेप्टेंस लेवल है प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, उसको अचीव करना है। और उस दायरे में अगर कोई रिस्क है जो प्रेजेंट तो है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हजार्ड हमारा जो है फूड सेफ्टी को लेके वो उस पर एक्सेप्टेंस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है वो, तब हम उस रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्शंस में रिस्क शेयरिंग भी है। ठीक है। और उसकी रिपोर्टिंग भी है, और उसको फर्दर एक्सेप्ट करना भी एक एक्शन का ही पार्ट है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो इसमें है, अपॉर्चुनिटी की बात है। अपॉर्चुनिटी में हमारे क्या एक्शंस हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ नई प्रैक्टिसें में हमें अडॉप्ट करनी है, कुछ प्रोसीजर में चेंज करना है, एक्टिविटी में चेंज करना है, या फिर हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसमें चेंज करना है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जब भी हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, न्यू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ ये होगा कि जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलेंगी, वो हमारी जो फूड सेफ्टी की मैट्रिक्स है उसको इन्हांस करने के लिए होने चाहिए। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी की मीनिंग यहाँ पे ये है, उसके रिस्पेक्ट में एक्शंस जो मैंने बताया कि एडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस है। तो ये दो चीज़ें हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको, मुझे लगता है आपको समझ गए होंगे कि हमें किस सिनेरियो में इन दोनों को देखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द FSMS एंड प्लानिंग टू अचीव देम। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात है, प्लानिंग में की पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्या होंगे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, और उनके लिए प्लानिंग क्या होगा कि कैसे हम उनको अचीव करें। तो इसमें जो कीवर्ड मैंने लिया है वो है रिलेवेंट फंक्शंस एंड लेवल इस्टेब्लिशमेंट। इसमें जो पहला कीवर्ड है वो कंसिस्टेंट विद फूड सेफ्टी पॉलिसी, मेजरेबल, रेगुलेटरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, M&V, कम्युनिकेटेड, MNU एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। एंड फर्दर है इसमें जो है टू अचीव डिटरमाइन, डन, रिसोर्सेज, रिस्पॉन्सिबल, कंप्लीटेड, इवेलुएटेड। तो प्लानिंग का ही जो नेक्स्ट अपना सब क्लॉज है वो ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हमारी हमने कॉन्टेक्स्ट अपना डेवलप कर लिया, पॉलिसी अपनी डेवलप कर ली, लीडरशिप की बात कर ली हमने। अब हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, और उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी कि हम उसको अचीव कर सकें। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है कि इस्टेब्लिश करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, साथ ही साथ उसके रिलेवेंट फंक्शन की बात करता है, लेवल्स की बात करता है कि वो किस किस फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के हमारी क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर लेवल में क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी क्लैरिटी रख सकते हो, जब ऑब्जेक्टिव्स हमारे
नॉर्मली जो मैनेजमेंट सिस्टम में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक छोटा मतलब 4-5 पॉइंट्स का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन की हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। लेकिन यहाँ पे रिलेवेंट फंक्शन और लेवल की बात कर रहा है स्टैंडर्ड। तो जैसे कुछ प्रीवियस स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग में मैंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करी थी। तो यहाँ इस पर्टिकुलरली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में वो सारी चीज़ें जो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में ही कवर होंगी, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए ही हम सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में ही डेवलप कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है फूड चेन में सेफ्टी। ठीक है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं एक सेफ प्रोडक्ट देने के लिए कस्टमर को। ठीक है। और हमारे ऊपर हमारी गवर्निंग बॉडीज भी हैं जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज हैं, स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं जो हमें गवर्न करने हैं और हम आंसरेबल हैं उनके लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव को लेके। तो यहाँ पे क्लैरिटी रखनी है कि यहाँ पे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव्स में कवर होंगे। ठीक है। और जो इसके साथ साथ स्टैंडर्ड कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एफएसएमएस के वो हमारी रिलेट होने चाहिए, टोटली कंसिस्टेंट होने चाहिए जो भी फूड सेफ्टी पॉलिसी हमने डेवलप की है। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में जो फूड सेफ्टी पॉलिसी के बाहर जाए या फिर उससे रिलेट ना कर पाए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है हमें। साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल एक थिंकिंग रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम डेवलप करें उसको हम मेज़र भी कर पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेजरेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच में हमें ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है, सोचना है कि जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव को लेके प्लानिंग है और जो हमारी थिंकिंग है वो हम सेटिस्फाई कर पाएँ कहीं ना कहीं। ठीक है, नहीं तो अगर मेजरेबल नहीं होगा ऑब्जेक्टिव तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसको इस तरह से हमें ध्यान रखना है। और जो ऑब्जेक्टिव में चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो किसी भी तरह की हों। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, स्टैच्यूटरी या रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, फूड सेफ्टी के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है फूड सेफ्टी को लेके वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना है। ठीक है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में हमें ये भी ऐड करना है कि जो चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं वो एक 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 इवेल्युएटेड टाइम फ्रेम में मॉनिटर की जाए और साथ ही साथ वेरीफाई भी की जाए। इसके साथ ही जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करेंगे, प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट हम जो भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज है उनके साथ करना है। जब भी जहाँ पे भी हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जब जिसको भी ज़रूरत होगी उसको उस हिसाब से मतलब हमें प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। जैसे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनको तो हम फर्स्ट टाइम में ही कम्युनिकेट करना है। अलग अलग लेवल और फंक्शंस की बात की, अलग अलग लेवल और फंक्शन में जो उस पर्टिकुलर फंक्शन और लेवल में लोग हैं उनको उस लेवल और फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो हमने ऑब्जेक्टिव डेवलप किए हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें कम्युनिकेट करना है। हमारे जो भी वेंडर्स हैं, थर्ड पार्टी है हमारी कंपनी से एसोसिएटेड, उनको भी कम्युनिकेट करना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, क्योंकि वो किसी ना किसी फंक्शन में कंपनी के इन्वॉल्व होंगे, किसी ना किसी लेवल में इन्वॉल्व होंगे एज अ थर्ड पार्टी। तो उनको भी हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना है, वो चाहे वर्बल मैनर में हो, रिटर्न मैनर में हो। ठीक है। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। ठीक है, इसी में वो रेगुलेटरी बॉडीज और स्टेचुटरी बॉडी भी आती है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बात होती है जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं उसको मेंटेन करना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम मेंटेन रहे, हम उसको फुलफिल कर पाएँ और जब भी ज़रूरत पड़े उसको अपडेट करने की
तो हम उसको अपडेट भी कर पाएँ। ठीक है, तो अपडेट जो है वो बेसिकली इम्प्रूवमेंट की बात है। ठीक है, जब हम ओवरऑल एक साइकिल रन करेंगे पीडीसीए की जो हमने बात की थी, तो उसमें से चीज़ें इम्प्रूवमेंट की निकल के आएंगी। हमारी डिसीजन मेकिंग होगी मैनुअल रिव्यू के थ्रू, ठीक है, इंटरनल ऑडिट के थ्रू, और चीज़ों को हम बेटर कर पाएंगे और अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मेंटेन करने के साथ साथ अपडेट भी कर पाएंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे रिकॉर्ड्स की बात होती है, एविडेंस की बात होती है कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेवलप करेंगे, शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, या फिर मेजरमेंट की बात है, मॉनिटरिंग की बात है, वेरिफिकेशन की बात है, वो सारी चीज़ें एक एविडेंस मैनर में, एक रिकॉर्ड मैनर में हमें उस डॉक्यूमेंट को रखना है, मेंटेन करना है, उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हमारी बन रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारी पॉलिसी बनी, हमारी यहाँ पे प्रोसीजर्स डेवलप हुए, उन सारे को हमें डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना है फॉर अ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की हम बात अभी आगे करेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम बेसिकली जब प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। जब भी जितनी भी एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, सर्विस की लाइफ साइकिल है, फूड सेफ्टी को लेके, उस लाइफ साइकिल में हमें उससे उसके रिस्पेक्टिव जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, उसमें अचीव करने की बात है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है, ये चीज़ें उसको आइडेंटिफाई करनी है, सोचनी है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि व्हाट विल बी डन, मतलब हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में हमें करना क्या है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हमें करना क्या है, हम कैसे इसको मेजर करेंगे, हमारे हमारे इंडिकेशंस क्या होंगे। ठीक है, उस और सेकंड जो है उसके लिए क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। रिसोर्सेज वो किसी भी तरह का हो सकता है, आ, आपका ह्यूमन कंपिटेंस हो सकता है, ठीक है, कोई अमेजिंग टूल हो सकता है, या फिर किसी तरह के आपके आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सेकंड जो पॉइंट है कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम ये सोच लेंगे कि हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके, ठीक है, तो उसके लिए सेकंड है कि हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको मेज़र करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। और उसके नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी होगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन की मेजरमेंट की, जो मेजरेबल मतलब बना रहा है उस ऑब्जेक्टिव को, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करने की, मेजर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो वेरीफाई कर सके जो भी हमने मॉनिटरिंग और मेजरमेंट किया है, मेंटेन किया हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी वेरिफिकेशन की बात होती है तो वो कोई सेकंड पर्सन होना चाहिए अदर देन जो भी मॉनिटरिंग और मेजरिंग कर रहा है। मतलब जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उस मॉनिटरिंग मेजरिंग की हमने डेवलप की है। ठीक है, तो वेरीफायर जो भी होगा वो एक एक अनदर पर्सन होगा या फिर दूसरा कोई इंसान होगा आपकी कंपनी में, उसको वेरीफाई करेगा, तभी वो वेरिफिकेशन जो होगी वो इम्पार्शियल होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो जो हमारा ये पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, हमें इसको हमें सोचना है, प्लान करना है, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ अ, हमारी कंप्लीशन की क्या साइकिल हो गई कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम ये डिक्लेयर कर सकें कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है, वो किस कितने टाइम फ्रेम में, टाइम पीरियड में हमें कंप्लीशन उसका फुलफिल करना है। और साथ ही साथ जो लास्ट होगा कि हमें जो रिजल्ट्स हमारे निकल के आएंगे ऑब्जेक्टिव्स को, वो उसको इवेल्युएट कैसे करना है। ठीक है,
तो ये 5 पॉइंट हैं, कैसे होगा, रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड है, हम पहला है कि हमें करना क्या है, ठीक है, उसके लिए फिर सेकंड है रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड है, थर्ड है रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, और कब तक, फोर्थ है कि हमारा कब तक हमारा जो मॉडलिंग और मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिफ्थ है कि हमें इवेलुएट कैसे हम इसको करेंगे, जो हमारी रिजल्ट्स निकल के आए हैं ऑब्जेक्टिव्स को लेके, इसके बेसिस पे हमें डिक्लेयर करना कि हमने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लिया, अपने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये फिफ्थ है इवेल्युएशन। तो इस तरह से मतलब हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस 5 पॉइंट के रिस्पेक्ट में चीज़ों को सोचना है, देखना है और करना है, ठीक है। तभी जाके हम एक सेटिस्फैक्टरी तरीके से डिक्लेयर कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लिया है। तो बात यहाँ तक रही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, ठीक है। प्लानिंग का जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। प्लानिंग ऑफ चेंजेस में जो चीज़ें हैं वो है, प्लानिंग ऑफ चेंजेस से पहले तो ये मतलब समझिए जो भी चीज़ें अभी तक हमने प्लान करी उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्लॉज है पर्टिकुलरली, और उसके बारे में चीज़ें बताता है कि हमें जो चेंज हम हमें दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो इससे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, चेंज नीड इन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, प्लान मैनर, उसके बाद है कंसीडर पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कंटिन्यूड इंटीग्रिटी, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन। ये सारे कीवर्ड्स हैं प्लानिंग ऑफ चेंज को लेके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई चेंज लेके आए। अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं रिसोर्सेज को लेके, प्रोसेस को लेके, ऑब्जेक्टिव्स को लेके, फंक्शंस और लेवल्स को लेके, और जो भी हमने मैट्रिक्स डेवलप की है उनको रेगुलेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें एक कंपनी को लेके। तो जब भी और एक बहुत बड़ा सिस्टम इसमें डेवलप करना पड़ता है आपको, ओवरऑल इसको हम फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्म में देखते हैं। तो जब भी कोई हमें चेंज की रिक्वायरमेंट आती है इन प्लानिंग जो हमने की है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर क्लॉज बताता है। तो पहली चीज जो है वो है ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पहले पता करना होता है कि नीड क्या है जिसकी वजह से हम चेंज करना चाह रहे हैं अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वो आइडेंटिफाई किया जाए, डिटरमाइन किया जाए कि किस वजह से हमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में अपने चेंज लाना है, ठीक है, ठीक है। उसमें चेंज में ये भी हो सकता है जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करता है कि कोई अगर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या अथॉरिटी है किसी भी तरह की, जो भी हमने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके की है, अथॉरिटी दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो अगर वो भी चेंज हो रहा है तो उसको भी हमें वो भी एक चेंज माना जाएगा, और उसको भी हमें उसके रिस्पेक्ट में भी प्लानिंग करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ये भी कहता है ये जो प्लानिंग चेंज की प्लानिंग है जब भी की जाए तो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए, और और एक प्लान मैनर में करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमें कोई चेंज हमने कर दिया तो मतलब आज हमने डिसाइड किया अभी इस वक्त, और नेक्स्ट आवर में या फिर बाय इवनिंग बाय वर्किंग डे ऑफ आपने वो इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। तो जब भी आप चेंज कोई लाएं, जो भी आपने प्लानिंग की थी एफएसएमएस को लेके, तो वो एक प्लान मैनर में होने चाहिए और प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। कम्युनिकेटेड मतलब सारे इंटरेस्टेड पार्टी जो उससे रिलेवेंट, स्टेट से रिलेटेड, उनको प्रॉपरली प्लान मैनर में कम्युनिकेट
ये क्यों जरूरी है प्लांट मैनर में कम्युनिकेट करना। उसमें जो कंसीडर करने की बात कहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कंसीडर करना है कि हमारा पहला है पर्पस, तो हमारे से नीड की बात ही वही चीज़ है यहाँ पे भी, पर्पस क्या है चेंज का, ठीक है। साथ ही साथ उस चेंज की वजह से क्या मतलब पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, मतलब ओवरऑल एफएसएमएस में, ठीक है। तो उसको इन डेप्थ मैनर में पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को असेसमेंट उस पर करनी है कि ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा उस चेंज को लेके अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, ठीक है। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के किसी तरह से रिसोर्स से रिलेट हो सकता है, आउटपुट से रिलेटेड हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो सकता है, टीम बिल्डिंग को लेके हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से एक असेसमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस चेंज के रिस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो इंटीग्रिटी है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, वो भी इंश्योर करनी है। इंटीग्रिटी हमें हमारी है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, ठीक है। और अगर हमारे चेंज की वजह से किसी तरह की रिसोर्सेज की नीड है जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, जो भी चेंज हमने प्लान किया है तो उसकी अवेलेबिलिटी भी हमें इंश्योर करनी है ऑर्गेनाइजेशन को। साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि कोई एलोकेशन हमारा है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी का, उसको री एलोकेट करना है तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, पहला पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड इंटीग्रिटी एफएसएमएस की, थर्ड है जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, फोर्थ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को लेके है। इन चारों चीज़ों को इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है और एक प्लान मैनर में थॉरली असेस्ड मैनर में हमें अपने को लेके आना है एफएसएमएस के, ठीक है। और उसको प्रॉपरली हमें कम्युनिकेट करना है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज उसके रिस्पेक्ट में इन्वॉल्व है। तो ये हमारा प्लानिंग का क्लॉज था, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है 7th क्लॉज। उसमें हम बात करें सपोर्ट की, ठीक है, कि हमारे सपोर्ट क्या रिक्वायर्ड होंगे एफएसएमएस के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ। तो सपोर्ट में जो पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे एक जेनरिक वर्ड सपोर्ट यूज कर रहा है कि सपोर्ट की मतलब हमारे लिए क्या सहायता वाली चीजें होंगी जो हमारी सहायक होंगी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, जो मिनिमम है, लेकिन आ, उनके बिना हमारे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, उसकी इंटीग्रिटी हम नहीं इंश्योर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी उसके अंदर सपोर्ट में कवर होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इस सपोर्ट क्लॉज को इस तरह से देखना है, ठीक है। तो उससे जो फर्स्ट पॉइंट है सपोर्ट का वो है रिसोर्सेज। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कीवर्ड है डिटरमाइन एफएसएमएस एस्टेब्लिशमेंट विद टाइम, कंसीडर कैपेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल नीड। सो जब भी हम रिसोर्सेज की बात होती है सपोर्ट है पहला, तो ये ध्यान रखना किसी भी रिसोर्स कोई भी चीज़ आती है, मशीन आती है, ह्यूमन भी आ सकते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज़ आ सकती है। मतलब आप रिसोर्सेज की जब बात करते हो तो ये जेनरिक वर्ड है, इसमें किसी भी तरह का चीज़ें आती हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। जो 7.1 है रिसोर्सेज में पहला जो जनरल
कि हमें डिटरमाइन करना है कि पर्टिकुलरली कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस के लिए और कॉन्टिन्यूली इम्प्रूव करने के लिए एफएसएमएस को। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम जब डिसाइड कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलरली रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इन सब चीज़ों को करने के लिए एफएसएमएस की, तो उसके साथ ही साथ उस पर्टिकुलर रिसोर्स की कैपेबिलिटी भी हमें आइडेंटिफाई करनी कि वो कितना कैपेबल है एज अ रिसोर्स फॉर प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएमएस। साथ ही साथ कोई अगर कंस्ट्रेंट है, मतलब कोई रुकावट है, कोई हर्डल है उस रिसोर्स को की यूज को लेके या फिर उसके एलोकेशन को लेके एफएसएमएस के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी हमें सोचना है। साथ ही साथ अगर हमारे कोई रिसोर्स की नीड है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई ऐसा तो पर्टिकुलर चीज कोई इंटरनल रिसोर्स तो नहीं है जो पहले से अवेलेबल है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे हम उसको यूटिलाइज कर सकें और हमें फर्दर बर्डन ना हमारे कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आए एफएसएमएस को लेके। साथ ही साथ ये भी कैटेगराइज करना है, क्लियर करना है कि हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड हो सकते हैं एफएसएमएस को। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज में हो सकते हैं कोई लिटरेचर हो, कोई स्टैंडर्ड हो जो आपको चाहिए हो एक्सटर्नल रिसोर्सेज में, कोई आपकी कोई एडवाइसरी सर्विसेज या फिर कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट हो आपको एफएसएमएस को लेके, सेफ्टी को लेके, या फिर कोई टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो फर्दर सेटिस्फाई करने के लिए फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आती हैं। तो इन इन चीज़ों को कंबाइन में हमें डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है जो की ज़रूरत है हमारे एफएसएमएस के एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, सो रिसोर्स में जो पहला पॉइंट आता है वो है, पहला जो पॉइंट आता है वो है पीपल की बात होती है। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज हैं, पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क इन्वायरमेंट, एक्सटर्नली डेवलपमेंट ऑफ द एफएसएमएस। ठीक है, तो पीपल में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पीपल में क्या क्या चीज़ चाहिए। कॉम्पिटेंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट विद कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पीपल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि हम अपने एफएसएमएस को इफेक्टिव बनाते हैं, जिसके थ्रू हम ऑपरेट करते हैं एफएसएमएस को और मेंटेन करते हैं। तो हमारे जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं, जो भी पीपल इन्वॉल्व हैं, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, हमें इंश्योर करना है। तो उनकी कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो जो भी पर्टिकुलर फंक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, इस भी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनको काम अच्छे तरीके से आए, वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, तभी हमारा जो एफएसएमएस है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो सकता है, इस्टेब्लिश हो सकता है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो सकती है। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि हमें कॉम्पिटेंसी कैसे मेंटेन करें। कॉम्पिटेंसी के लिए हम बेसिकली हमारे पास एक पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग की नीड होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कोई पर्टिकुलर रिक्वायर्ड है तो वो ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, साथ ही साथ उनको कोई मेंटरशिप चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड करना है, और उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको हमें टाइम टू टाइम इवेलुएट करना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी मेंटेन है और एज पर द रिक्वायरमेंट इन्हेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से हमें कॉम्पिटेंसी को मतलब इंश्योर करना है, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है एफएसएमएस के वर्क सिस्टम में, आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। साथ ही साथ पीपल में बात होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट की बात करती है कि हमें हो सकता है पीपल में एक्सटर्नल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े,
जो कि हमें हेल्प करे डेवलपमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में और ऑपरेट करने में एफएसएमएस को। ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एक कंपनी के लिए। तो आप अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसको आपको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी हम एक्सटर्नल एक्सपर्ट की बात करेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड बात करता है एविडेंस की, जिसमें एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है, जिसमें बात होती है कॉम्पिटेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज की। ठीक है, कि जो भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट आप हायर करोगे, एसोसिएट करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनके कॉम्पिटेंसी क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनकी अथॉरिटी क्या होगी। ठीक है, और इसको एक डॉक्यूमेंटेड मैनर में एज एविडेंस आपको रिटेन करना है अपनी कंपनी के अंदर। तो ये बात होगी पीपल की। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स हैं वो हैं प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर एफएसएमएस एस्टेब्लिशमेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत हाई इसका वो है, बाउंड्रीज हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना पीपल इन्वॉल्व इम्पॉर्टेंट है एज अ रिसोर्स एक एफएसएमएस को लेके, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात वही है कि हमें जो हमारी डिटर्मिनेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, मेंटेनेंस है, वो क्या होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जिससे कि हम जो कन्फर्मिटी की हमारी नीड है एफएसएमएस की वो फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो हम वो सारे रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करने हैं, जिससे इंटीग्रिटी एफएसएमएस की मेच्योर हो सके, मॉनिटर हो सके, मेंटेन हो सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें आती हैं, वो जो हमारी कोई लैंड भी हो सकती है, वेसल्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उससे रिलेटेड कोई यूटिलिटीज़ हो सकती हैं, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। इक्विपमेंट में हार्डवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। तो स्टैंडर्ड ये सारे मतलब एग्जांपल देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो इंडस्ट्री में, आपको ठीक ठाक एक एक्सपीरियंस है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करनी है एज अ रिसोर्सेज फ्रॉम द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो है वर्क इन्वायरमेंट की बात होती है कि वर्क इन्वायरमेंट एज अ रिसोर्स उसकी क्या नीड है। तो वर्क इन्वायरमेंट में जो पहला कीवर्ड मैं लिया वो है सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल। ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वर्क इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर इंटीग्रिटी ऑफ द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को वर्क इन्वायरमेंट एक अच्छा बनाना होता है कि एक अच्छे वर्क इन्वायरमेंट में ही अ, सभी लोग वर्क कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वर्क इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो अ, जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, पीपल है, उनके रिस्पेक्ट में ये एक बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्री में। ठीक है, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाके जो टीम है वो अपना एक प्रोडक्टिव वर्क दे पाती, एक अच्छा आउटपुट दे पाती कंपनी को, और एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में चीज़ों को देखती है, करती है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो सोशल है कि जो वर्क एनवायरनमेंट की सोशल कैटेगराइजेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें वो सोसाइटी जो है आपकी कंपनी के अंदर वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है कि किसी तरह का मतलब भेदभाव ना हो। ठीक है, भेदभाव आपके जेंडर को लेके हो सकता है, क्वालिफिकेशन को लेके हो सकता है, एक्सपीरियंस को लेके हो सकता है, नॉलेज को लेके हो सकता है। ठीक है,
साथ ही साथ कास्ट को लेके हो सकता है, रिलीजन को लेके हो सकता है, कलर को लेके हो सकता है, एज को लेके हो सकता है। ठीक है, तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए जो भी सोसाइटी है आपकी कंपनी के अंदर। ठीक है, फिर सेकंड जो है इसमें कि वो काम होनी चाहिए, जो सोसाइटी है आपकी काम होनी चाहिए कि एक इथिकल मैनर में चीज़ों को आप जो भी डे टू डे वर्क है उसको मेंटेन करें। और मतलब जो बात करने का तरीका है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बताने का तरीका है, वो एक काम पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मतलब बहुत तेज चिल्ला के बात कर रहा है अपनी बात को समझाने के लिए, अरे बहुत तेजी में है अपनी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो एक काम मैनर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब काम चीज़ें होती हैं तो बेटर समझ में आती हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, जो सोशल इंटरेक्शंस हो वो काम मैनर में हो आपके यहाँ। साथ ही साथ जब हम काम होगी हमारी सोशल एक्टिविटीज कंपनी के अंदर, उसके साथ ही वो नॉन कन्फ्रंटेशनल होनी चाहिए, कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि किसी तरह का मतलब लड़ाई हो, द्वेष हो एक दूसरे के बीच में। ठीक है, या फिर जो हमारा, क्योंकि हम सारी कंपनी जो भी एम्प्लॉयज हैं वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, वो उनका जो एंड गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में है, कंपनी के रिस्पेक्ट में है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टी होंगी, कन्फ्रंटेशनल होंगी, तो जो आउटपुट हमारा वो इफेक्ट उस पर पड़ेगा, इंटीग्रिटी हमारी जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, या फिर इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह का जो भी इसके रिस्पेक्ट में हमें एक्शन एक चीज़ें डेवलप करनी है कि हमारे रिसोर्सेज इस तरह के हों, हमारे पीपल इस तरह के हों कि चीज़ों को अच्छे तरीके से बताएं, लड़ाई ना करें। ठीक है, या फिर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें, काम रहे वो। ठीक है, अपनी बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड जो इसमें बात आती है, साइकोलॉजिकल की बात आती है, उसमें स्टैंडर्ड एग्जांपल देता है कि स्ट्रेस रिड्यूसिंग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूसिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ओवर वर्क लोड की बात होती है, कि ऐसा तो नहीं, हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि किसी के ऊपर बहुत एडिशनल वर्कलोड हो। ठीक है, एडिशनल वर्कलोड में बहुत इम्पोर्टेंट है आज की इंडस्ट्री में, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं, जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटी की है, इंडिविजुअल की। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो स्ट्रेस हो वो हम इवेल्युएट करें, जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकेट करें, अथॉरिटी दें, जो भी वर्क जॉब डिस्क्रिप्शन हो, वर्कलोड हो, वो आइडेंटिफाइड हो पहले से, और एक स्ट्रेस फ्री वर्क इन्वायरमेंट में हम चीज़ें वहाँ पे डेवलप करें। सेकेंड है जो साइकोलॉजिकल में बर्नआउट प्रिवेंशन की बात है। ठीक है, तो बर्नआउट प्रिवेंशन में जो चीज़ें हैं, जब हमारा सिस्टम, सोसाइटी हमारी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगी, काम होगी, नॉन कन्फ्रंटेशनल होगी, स्ट्रेस रिड्यूसिंग होगी, तो हम जो हमारा बर्नआउट है वो प्रिवेंट हम कर सकते हैं उसको इसी के थ्रू। और साथ ही साथ इमोशनली प्रोटेक्टिव होना चाहिए। इमोशनली प्रोटेक्टिव में जो एज अ साइकोलॉजिकल ये एग्जांपल है स्टैंडर्ड में, इसका मतलब ये है कि इन केस मतलब किसी तरह की मतलब अलग अलग ह्यूमन नीड्स होती है। ठीक है, वो हो सकता है ड्यू टू सम रीजंस, मतलब कोई अनफिट हो, तो उसको भी हमें समझना है। ठीक है, उसकी नीड्स को उस तरह से समझना है एज ए इंटरेस्टेड पार्टी, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो रिलीजन से लेके हो सकती है, फेस्टिवल से लेके हो सकती है, या कोई पर्सनल नीड के लिए हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ों को हमें समझना है, उसको टेक केयर करना है, जिससे कि वो इमोशनली प्रोटेक्ट रहे, मतलब ओवरऑल जो वर्कलोड है उसके ऊपर, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से
मतलब डिलीवर कर सके। थर्ड जो वर्क इन्वायरमेंट बात आती है वो है फिजिकल। फिजिकल में जो एग्जांपल्स हैं वो है टेम्परेचर, हीट, ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर फ्लो, हाइजीन, नॉइज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम एयर कंडीशन यूज करते हैं, हम एयर कंडीशन क्यों यूज करते हैं, जिससे एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिल सके। जो भी लोग आपकी कंपनी में या फिर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर लेते हैं, एयर कंडीशन से एयर फ्लो अच्छा मेंटेन कर लेते हैं। इसके साथ ही हमें जो साफ सफाई है, क्लीनिंग है, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नॉइस ऐसा तो नहीं कि बहुत नॉइसी इन्वायरमेंट में वर्क करना पड़ रहा हो। ठीक है, तो उसको वो जहाँ तक हो सकता है उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए नॉइस की। ओवरऑल जो फिजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, ये अलग अलग कंपनीज में डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चेंज होती हैं। ठीक है, तो आपकी इंडस्ट्री का जो भी बाउंड्री है, जो भी स्कोप है, उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल इशूज हैं कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उसके रिस्पेक्ट में ये हमें चीज़ें बेटर करनी है, अच्छी प्रोवाइड करनी है एज अ वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, जिससे हमारी जो इंटीग्रिटी है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे और इम्प्रूविंग मैनर में रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सटर्नली डेवलप्ड एलिमेंट ऑफ द एफएसएमएस। ठीक है, तो इसमें पहला है पीआरपीस की बात है, हजार्ड एनालिसिस की बात है, एससीपी की बात है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ एससीपी तक। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लॉज में एक्सटर्नली डेवलप्ड एलिमेंट्स की बात हो रही है कि जो भी हमारी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है आईएसओ 22000 की, उनसे अलग जो अ, बाहर की एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट को लेके, उनको कैसे, उनके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें हमें करनी है, और जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारा जो एफएसएमएस है उसकी इंटीग्रेशन के लिए, उसकी इंटीग्रिटी के लिए। ठीक है, उसमें जो एग्जांपल्स दे रहा है वो है पीआरपीस का, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स का, हजार्ड एनालिसिस, हजार्ड कंट्रोल प्लान। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं पीआरबीज को लेके, हजार्ड एनालिसिस को लेके, हजार्ड कंट्रोल प्लान को लेके, वो एफएसएमएस में नहीं है। यहाँ पे बस मैनेजमेंट की बात है, फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में ओवरऑल सिस्टम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इनको हम जो पीआरपीज है हजार्ड के रिस्पेक्ट में जो हमारे एनालिसिस है या फिर कंट्रोल प्लान है वो कैसा होना चाहिए। तो जो हमारी ये एलिमेंट्स हैं पीआरपी, हजार्ड एनालिसिस, हजार्ड कंट्रोल प्लान, वो इस तरह के होने चाहिए, और हमें उनको इस तरह से डेवलप करना है कि वो कंफर्म करें जो भी हमारी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो हमें इस तरह से उनको डेवलप करना है। ठीक है, और जो भी हमारे ये एलिमेंट्स होंगे वो एप्लीकेबल हों साइट्स पे, प्रोसेसेस पे, प्रोडक्ट्स पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो फॉल करते हैं हमारे बाउंड्रीज में ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो इस तरह के हमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं एक्सटर्नल, उनको हमें इस तरह से डेवलप करना है, और साथ ही साथ जो उनका एडॉप्शन है वो स्मूथ मैनर में हो जाए, प्रोडक्ट के साथ साथ, प्रोसेसेस के साथ साथ, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ विद टाइम हमें जो भी हमारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं
PRPs हैं, हजार्ड एनालिसिस है, हजार्ड कंट्रोल प्लान है, उनको हमें अपडेट करना है, जिससे वो हमारा जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सेटिस्फाई कर पाए टाइम टू टाइम, और हमारा जो कन्फॉर्मेंस है FSMS को लेके वो फुलफिल होता रहे। और साथ ही साथ जो भी डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, इसका इंटीग्रेशन है, अपडेट है एक्सटर्नल एलिमेंट्स का, उनको हमें एक उसका जो भी प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, ठीक है, उसको हमने कैसे डेवलप किया है, ठीक है, कैसे उसको इंटीग्रेट किया है, उससे रिलेवेंट ट्रेनिंग्स क्या की हैं, उससे रिलेटेड हमने रिकॉर्ड्स क्या बनाए हैं, उसको अपडेट करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया है, और कैसे उसके फर्दर रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये सारी हमें डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन करना है एज अ एविडेंस, ठीक है, for further improvement of the FSMS, for answering the any kind of uh, um, for any questions from the customer end or the statutory regulatory body end, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डॉक्यूमेंटेशन उसका मेंटेन करना है, ठीक है। अभी हम डिटेल में PRPs और हजार्ड एनालिसिस, हजार्ड कंट्रोल के प्लान बारे में बात करेंगे ऑपरेशंस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसमें बात आती है एक्सटर्नल डेवलप एलिमेंट के आगे, वो बात आती है कि कंट्रोल करने की, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो सपोर्ट में सपोर्ट का ये भी इम्पोर्टेंट क्लॉज है कि जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनको हमें कैसे कंट्रोल करना है। उसमें जो फैक्टर्स हैं वो है पहला इवेल्युएशन, सिलेक्शन, monitoring, re-evaluation, adequate communication, FSMS, consistency, documentation. So, जैसे हम एक फूड चेन में काम कर रहे हैं, एक सप्लाई चेन है फूड की, तो हमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल प्रोसेसेस पे, प्रोडक्ट के ऊपर या फिर सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें हम फ्रॉम एंड टू एंड हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिलीवर कर पाती है, कहीं ना कहीं उसको एक्सटर्नली जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, प्रोसेस प्रोवाइडर है, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी हम कोई जब भी हम किसी तरह की सर्विसेज, प्रोडक्ट या प्रोसेस को आउटसोर्स करें अपनी कंपनी के, तो उसमें स्टैंडर्ड कहता है कि आपको उनका एवेल्युएशन करना है, और उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए। उसमें जो क्राइटेरिया है वो होनी चाहिए कि क्या आप कैसे उस पर्टिकुलर आउटसोर्स चीज़ का इवेल्युएशन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, और साथ ही साथ उसका री इवेल्युएशन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसकी साइकिल क्या होगी मॉनिटरिंग की, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की, फिर उसका आप री इवेल्युएशन कैसे करेंगे, और आपके पास नंबर ऑफ वेंडर्स हैं किसी पर्टिकुलर थिंग के आउटसोर्स करने के लिए, तो उसमें उनका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, उसकी क्या क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर क्लॉज में बात होती है एडिक्वेट कम्युनिकेशन की। तो जो हमारी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, अपने जो भी वेंडर्स हैं आउटसोर्स प्रोसेस का, प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज के, उनको प्रॉपरली हमें कम्युनिकेट करना है कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं। साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेसिफिकली, जो चीज़ें हम उनसे ले रहे हैं सर्विस के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसके लिए पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट हमने क्या हम रिक्वायरमेंट क्या है जिसके जो बेसिक्स हैं, मिनिमम है, तभी जाके हम अपनी फूड सेफ्टी को या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम सही बना पाएंगे, जो हमारी एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, चीज़ों को हम कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एडिक्वेट कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी की
उनको प्रॉपरली हम कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, वो हर तरह के फॉर्म्स होने चाहिए, वर्बल भी होना चाहिए, ट्रेनिंग के फॉर्म में भी होना चाहिए, मेंटरशिप के फॉर्म में भी होना चाहिए, रिटर्न कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी होना चाहिए। ठीक है, उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए उस कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ये एडिक्वेट कम्युनिकेशन हमें मेंटेन करना है। ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे बात करता है कि कंसिस्टेंसी की बात करता है। एक्सटर्नल पार्टी के जो चीज़ें वो सप्लाई कर रहा है, जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो FSMS है उसको किसी भी तरह से एडवर्स एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर ना आए। ठीक है, तो इसको भी इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये बाई इवैल्यूएशन, टाइम टू टाइम री इवैल्यूएशन, एडिक्वेट कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट जो हमारा FSMS की रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में ना हमें फेस करने पड़े। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करने की बात स्टैंडर्ड कहता है कि आप डॉक्यूमेंट को रिटेन करें। तो हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर जो हमने डेवलप किया इवैल्यूएशन का, सिलेक्शन का, री इवैल्यूएशन का, मॉनिटरिंग का, एडिक्वेट कम्युनिकेशन का, एडवर्स इफेक्ट का FSMS की रिक्वायरमेंट के ऊपर। इस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे, प्रोसीजर्स बनाएंगे, उनका हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है, और उसको हमें रिटेन करके रखना है। ठीक है, एज अ रिकॉर्ड, एज अ एविडेंस, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हमें कैसे हम कंट्रोल करेंगे एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो सपोर्ट में है कॉम्पिटेंसी, जो 7.2 क्लॉज है। तो कॉम्पिटेंसी में जैसे मैंने पहले रिसोर्सेज के उसमें बताया कि क्या चीज़ें हैं। तो कॉम्पिटेंसी में है कि इंटरनल एक्सटर्नल फूड सेफ्टी टीम, multidisciplinary knowledge and experience, acquire and evaluate and documentation। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंसी को अलग कर दिया है, जो रिसोर्सेज का सब क्लॉज है उसे अलग किया हुआ है यहाँ पे सपोर्ट क्लॉज में, क्योंकि कॉम्पिटेंसी यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है फूड सेफ्टी को लेके। इसकी वजह से यहाँ पे कॉम्पिटेंसी सब क्लॉज को अलग किया गया है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बात करता है कि डिटरमाइन करने की, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो नेसेसरी कॉम्पिटेंस है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, किसी जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं आपके यहाँ पर्टिकुलर फंक्शंस में, लेवल्स में, स्ट्रीम्स में, प्रोसेसेस में, उनकी कॉम्पिटेंसी मिनिमम क्या होनी चाहिए। ठीक है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ठीक है, और आप कैसे इवेल्युएट करोगे उसकी कॉम्पिटेंसी को। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग नीड क्या होनी चाहिए, उनकी मेंटरशिप नीड क्या होनी चाहिए। इन सब चीज़ों, ये सब जानने के बाद आपको इवेल्युएट भी करना है, तब जाके आपको क्लियरिटी आएगी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए वहाँ पे। उसके साथ जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर हैं उनकी कॉम्पिटेंसी हमें आइडेंटिफाई करनी है कि क्या मिनिमम कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारा फूड चेन है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं FSMS को लेके, कस्टमर को लेके, रेगुलेटरीज को लेके, स्टैट्यूटरी बॉडी को लेके, जो कि बेसिक है, मिनिमम है, नेसेसरी है। हमें हमें प्रॉपर हमारा इंटीग्रेशन है FSMS को जस्टिफाई करने के लिए, जिससे कि हमारा जो कंट्रोल है वो इफेक्ट ना हो फूड सेफ्टी परफॉर्मेंस को लेके, उसके इफेक्टिवनेस को लेके। ठीक है, तो ये कंपिटेंस के पॉइंट में पहला पॉइंट है, ये हमें स्टैंडर्ड बताता है ये सारी चीज़ें करनी है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट में स्टैंडर्ड कहता है वहाँ पे फूड सेफ्टी टीम की बात होती है और जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबल है,
हजार्ड कंट्रोल को लेके वो कम्पिटेंट होने चाहिए और उनका जो बेसिक एजुकेशन होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अम, साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस और उनकी ट्रेनिंग भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट डील करेंगे हजार्ड कंट्रोल को लेके, फूड सेफ्टी को लेके। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली फूड सेफ्टी टीम और हजार्ड कंट्रोल की बात होती है। तो हमें ये भी इंश्योर करना है एज अपर लेवल कि जो हमारी कॉम्पिटेंसी है वो फूड सेफ्टी टीम के रिस्पेक्ट में और हजार्ड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में जो उसका डिसीजन मेकिंग है, उसका इवेल्युएशन हो, हमारा बेटर हो। ठीक है, साथ ही साथ जो भी फूड सेफ्टी टीम है उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हम फूड सेफ्टी टीम बनाए उसमें हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज की बात होती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज हो कि मतलब उनको प्रोसेस की नॉलेज हो, उनको मशीन की नॉलेज हो, उनको फूड सेफ्टी को लेकर नॉलेज है, उनको हजार्ड के लेके नॉलेज हो, उनको मॉनिटरिंग की नॉलेज हो, उनको मेजरिंग की नॉलेज हो। ठीक है, और पर्टिकुलर कोई इन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई अगर अपडेट करने की जरूरत है तो उसकी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। तो इन समूह कंबाइंड मैनर में हमें जो टीम डेवलप करनी है वो इन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स से मिला के करनी है कि जो नंबर ऑफ पीपल हो वो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कवर करें। ठीक है, जिससे कि वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बन के तैयार होंगे और जो हमारा एफएसएमएस है उसका जो इंटीग्रिटी है, इम्प्लीमेंटेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो बेटर हो सके। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी एफएसएमएस की फूड सेफ्टी टीम हो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं वो क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे एक्वायर नॉलेज की बात कर रहा है कि एक्वायर कैसे हम कॉम्पिटेंसी को एक्वायर करेंगे और उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया हमारा हमारा एक हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हम इवेल्युएट कर सके जो भी कॉम्पिटेंसी लेवल है, वो जेनरिक एम्प्लॉयज़ हों या फूड सेफ्टी टीम से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हों, हजार टीम से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हों। उनकी कॉम्पिटेंसी को हमें इवेल्युएट करना है बाय सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर उनकी कॉम्पिटेंसी में हमें कहीं गैप लग रहा है तो उसको बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होने चाहिए वो भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं, जिससे कि फर्दर जो इफेक्टिवनेस है वो मेंटेन हो सके, जो हमारी नीड है कॉम्पिटेंसी को मेंटेन करने की वो सेटिस्फाई हो सके। और इनके रिस्पेक्ट में जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें मेंटेन करनी है। जो भी हमारे प्रोसीजर हम डेवलप करेंगे कॉम्पिटेंसी को लेके, रिकॉर्ड्स जो हमारे जनरेट होंगे, जो चीज़ें मैंने अभी बताई उन सारी चीज़ों को एक डॉक्यूमेंटेड मैनर में हमें मेंटेन करना है, रिटेन करना है सिस्टम में एज एविडेंस फॉर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस वर्ड यूज हो रहा है बार बार क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक गवर्न फ्रेम में वर्क कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना है क्योंकि हमारा फूड सेफ्टी यहाँ पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी में जो हमारा एक्सटर्नल एक्सपर्ट की बात थी वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि हमें ट्रेनिंग दे, हमारी मेंटरशिप करे, ठीक है, हमें एडवाइस कर सके, तो वो भी आता है। तो ये सारी चीज़ों का हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर सपोर्ट में जो नेक्स्ट आता है वो पॉइंट है अवेयरनेस का। तो अवेयरनेस में यहाँ पे स्पेसिफिकली अवेयरनेस एक अलग से क्लॉज मेंटेन है, बना हुआ स्टैंडर्ड में दिया हुआ है
क्योंकि अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक सिस्टम की जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो उसके रिस्पेक्ट में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवेयरनेस में जो पॉइंट्स हैं वो पहला है रिलेवेंट पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इम्प्लीकेशंस। सो ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के कॉन्टेक्स्ट को लेके, और कंपनी के कंट्रोल में है वो, उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फूड सेफ्टी पॉलिसी को लेके। फूड सेफ्टी पॉलिसी जैसे मैंने पहले बताया था कि डिस्प्लेड होना चाहिए कि एटलीस्ट फूड सेफ्टी पॉलिसी याद रहे। साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है एफएसएमएस के, वो उनके जो भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन में लेवल है वो वर्क कर रहे हैं, जो भी उनके टास्क हैं उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको पता होने चाहिए क्लियरली। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको फूड सेफ्टी पॉलिसी पता हो अपनी कंपनी का। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव है आपके पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड, उसको उसकी आपको अवेयरनेस, उसकी आपको नॉलेज हो, वो आपको पता हो क्लियरली वर्बली, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बात होती है कि जो अवेयरनेस है अगर वो अच्छी तरीके से हुई तो वो जो इंडिविजुअल है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा अच्छी तरीके से, इफेक्टिवनेस जो होगी एफएसएमएस उसको लेके। और साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट हैं वो हम चेज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर इंडिविजुअल से जो भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड है, वर्क कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई इम्प्लीकेशंस हैं मतलब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट्स को लेके, वो भी क्लियरली उसको पता होना चाहिए, उसको भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर मैंने ये पॉलिसी फॉलो नहीं की अपनी कंपनी की फूड सेफ्टी पॉलिसी, या हमने ये पर्टिकुलर टास्क का ये ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव किया, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, जिससे कि एक फर्दर एक्शन प्लान डेवलप हो सके, डिसीजन मेकिंग हो सके, एक अ, एक एडिक्वेट रिपोर्टिंग हो सके फर्दर मैनेजमेंट को, जिस पे एक एक्शन लिया जा सके एज अ प्रिवेंटिव, as a corrective in case of any kind of non-conformity in that particular task। तो ये चीज़ें फूड सेफ्टी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव of their task, साथ ही साथ what is the requirement as a individual and what is his individual contribution towards the FSMS and what are the implication in case of any non-conformity। ये चार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हर एक एम्प्लॉय को जो भी वर्क कर रहा है कंपनी के अंदर आपके। ठीक है, तो इतनी बेसिक नॉलेज आपको बिल्ड करनी है, तभी आप अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर पाओगे, और तभी आपका सिस्टम प्रॉपरली इफेक्टिव हो सकता है, इस्टेब्लिश हो सकता है, मॉनिटर और मेजर हो सकता है, या फिर उसकी इंटीग्रिटी प्रॉपरली मेंटेन हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना है। ये अवेयरनेस इस तरह से ये बताता है हमें एक क्लॉज, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सारे तरह के एम्प्लॉयज पे अप्लीकेबल है, मतलब आपकी कंपनी में जो भी वर्क कर रहे हैं उन सभी के लिए अवेयर अप्लीकेबल है जो भी मैंने चीज़ें बताई। फिर नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन में जो पहला पॉइंट आता है वो जनरल है। जनरल में है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, व्हाट, व्हेन, विथ whom, हाउ, हु, इफेक्टिव। ठीक है। सो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्लैरिटी देता है कि हमें
क्या चीज़ें इंटरनली कम्युनिकेट करनी है और क्या चीज़ें एक्सटर्नली कम्युनिकेट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू FSMS, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, डिटरमाइन करनी है पहले तो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कैटेगराइज करें कि हमें इंटरनली क्या कम्युनिकेट करना है और क्या चीज़ें हमें एक्सटर्नली कम्युनिकेट करना है। इंटरनली की जब बात करेंगे तो हम अपनी कंपनी के पेरोल पे जो कंपनी के अंदर हमारे स्टाफ हैं जो पर्सनल वर्क कर रहे हैं उनको क्या कम्युनिकेट करना। एक्सटर्नल की बात करेंगे तो हमारी वेंडर्स हो सकते हैं, उसमें हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, स्टेचुरी बॉडी हो सकती है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आपके मेथड्स हैं, आपकी रेसिपीज हैं, ठीक है, या फिर आपका आफ्टर लॉन्ग period of work you get some competency for the product quality, for the product specific knowledge you gain, वो आप शेयर नहीं कर सकते एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, या अपनी पूरी एक्सपर्टाइज नहीं शेयर करोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के जो दो पर्टिकुलर अलग अलग कॉलम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि हमें क्या इंटरनली कम्युनिकेट करना है, क्या एक्सटर्नली कम्युनिकेट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके रिस्पेक्ट में पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन के अंदर, जनरल के अंदर, कि क्या कम्युनिकेट करना है, व्हाट इट विल बी कम्युनिकेटेड। सेकंड है व्हेन टू कम्युनिकेट, कब कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड है किससे कम्युनिकेट किया जाएगा। और फिफ्थ है कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कौन कम्युनिकेट करेगा। इसीलिए मैंने व्हाट, व्हेन, विथ whom, हाउ एंड हु वहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन कर रखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कम्युनिकेट करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, और हम कौन कम्युनिकेट करेगा, इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक स्मूथ मैनर में हो और चीज़ें सभी को समझ में आए, उस पर क्लैरिटी हो। किसी तरह का अगर डाउट हो रहा है, अगर सामने की तरफ से डाउट मिल रहा है तो उसको हम अच्छी तरीके से आंसरेबल कर सकें जिससे कोई डाउट ना फर्दर रह जाए। ठीक है, और ये जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है इसका हमें ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरीके से समझ में आए। जो भी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली फूड सेफ्टी को लेके, ठीक है, और जिसकी वजह से कोई मतलब फूड सेफ्टी को लेके मतलब कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए, ये हमें ध्यान रखना है। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो, जो हमने प्लान किया है व्हाट, व्हेन, विथ whom, हाउ एंड हु के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें क्लियर हों। जो भी पर्सनल से इन्वॉल्व है कंपनी के उनको अच्छी तरीके से पता हो, ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में जो मैंने पॉइंट कीवर्ड्स वो हैं सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, अवेलेबल, फूड चेन, फूड सेफ्टी हजार्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स, फीडबैक, कंप्लेंट्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, FSMS इफेक्टिवनेस, डेजिग्नेटेड पर्सन, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर में स्पेसिफिकली यहाँ पे जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है उनकी बात कर रहा है। तो मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया कि इंटरनल कौन से कम्युनिकेशन होते हैं, एक्सटर्नल कहाँ पे फॉल करता है, उसमें उसमें किससे हमें बात करनी होती है, कम्युनिकेट करना होती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी जो स्टैंडर्ड कहता है कि हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी है, हमें इंश्योर करना है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करें जो कि ज़रूरी है FSMS को की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। और जो भी हमारी फूड चेन में इंटरेस्टेड पार्टी हैं एक्सटर्नल, उनको रिक्वायर्ड हो, मिनिमम हो उनके लिए, जिससे कि हमारा जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल कर सकें। साथ ही साथ
यहाँ पे बात होती है कि हमें इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो भी हमारे एक्सटर्नल प्रोवाइडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ, कस्टमर के साथ, ठीक है। स्पेसिफिकली कस्टमर्स के लिए कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि उनसे हम एक्सटर्नली कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो हमें जो कस्टमर के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना है, उसमें हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो हमेशा शेयर करनी है। साथ ही साथ जो हैंडलिंग है, डिस्प्ले है, स्टोरेज है, प्रिपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट है, वो किस तरह का हो फूड चेन में या फिर कंज्यूमर के एंड से, इसके रिस्पेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें शेयर करनी है, जो भी बेस्ट होती है फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हमें उसकी हैंडलिंग देखनी है प्रोडक्ट की, साथ ही साथ उसकी डिस्प्ले हम क्या करना है हमें फूड सेफ्टी को लेके, स्टोर कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है जो हम प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं उसमें प्रिपरेशन की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, पर्टिकुलर व्हीकल रिक्वायर्ड है, या कोई स्पेशलाइज और कंडीशन है वो कैसी होगी। तो ये जो भी चीज़ें फूड सेफ्टी को लेके इफेक्ट डालें वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट में हमें शेयर करनी है जब भी हम अपने प्रोडक्ट को अपने फूड चेन में किसी को सप्लाई करें या दें या कंज्यूमर को दें, ठीक है। इसका खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर आप लगता है कि कोई फूड सेफ्टी हजार्ड है जो कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जब भी हम दूसरे अपने फूड चेन में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करें तो उस वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो हमें क्लियर करनी है कि हम जब भी हम अपना फूड सप्लाई करें तो उससे रिलेवेंट जो पर्टिकुलर फूड सेफ्टी हजार्ड है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्रोल करना, या फिर क्या उस कंट्रोल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो हम आइडेंटिफाई करके क्लियरली कम्युनिकेट करें फूड चेन में जिसको सप्लाई कर रहे हैं या फिर कंज्यूमर को, ठीक है। तो इसको इसका खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कस्टमर और कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में कि हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स होने चाहिए, इंक्वायरी और ऑडिट के फॉर्म में भी होने चाहिए, अमेंडमेंट के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ प्रोडक्ट को सप्लाई करें फूड चेन में, ठीक है, फूड चेन में हो सकता है हम किसी के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हों या फिर हम एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट हम सब प्रोवाइड कर रहे हों, तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में सारी इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। वो इंक्वायरीज भी हो सकती हैं, ऑर्डर्स भी हो सकती हैं, कोई अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन डेप्थ सोच के जो भी कॉन्टेक्चुअल अरेंजमेंट बनाएं उसमें इन चीज़ों को हमें प्रॉपरली ऐड करना है। साथ ही साथ अगर कोई फीडबैक कस्टमर एंड से आता है तो वो कैसे हो सकता है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उसका चैनल क्या होगा, उसकी भी जानकारी हमें कम्युनिकेट करनी है, वो रिटर्न मैनर में हो, वेबसाइट मैनर में हो, सॉफ्ट मैनर में हो, वर्बल मैनर में हो, ठीक है। रिटर्न तो हमें करनी है क्योंकि रिटर्न बहुत ज़रूरी है एज अ एविडेंस। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के रिस्पेक्ट में या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के रिस्पेक्ट में वो हमें कैसे कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट जो यहाँ पे
वो हैं कम्युनिकेशन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी से वो करने की बात करता है स्टैंडर्ड। और साथ ही साथ ये इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बात होती है कि इफेक्टिवनेस जो एफएसएमएस का है उसको मेंटेन कर उस अगर इफेक्टिवनेस मेंटेन नहीं हो पाएगा एफएसएमएस का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर उसको हम अपडेट कर रहे हैं किसी तरीके से एफएसएमएस को, तो उसकी वजह से अगर कोई इम्पैक्ट आ रहा है या फिर वो इफेक्ट हो सकते हैं उस अपडेशन की वजह से, या फिर हमारी इफेक्टिवनेस की वजह से एफएसएमएस की, तो उसको हमें कम्युनिकेट करना है जो हमारी एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं सप्लायर्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको सप्लाई को लेके, ठीक है, उसके स्टोरेज को लेके, उसको हैंडलिंग को लेके, उसकी प्रिपरेशन को लेके, डिस्प्ले को लेके, ठीक है, उसकी फीडबैक को लेके, कंप्लेंट्स को लेके, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग में कोई हजार्ड है उसको लेके। तो ये सारी चीज़ों का हमें क्लियर ध्यान रख के एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करने हैं। अब जो भी हमारे सप्लायर हैं वेंडर्स हैं जो जहाँ पे भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लियर करता है कि हमारे पास डेजिग्नेटेड पर्सन होने चाहिए जो जिनकी पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हो, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास डेजिग्नेटेड पर्सन हो क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड चेन में फूड सेफ्टी को एश्योर करने के लिए, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड पर्सन होगा उसके पास अ, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, कॉम्पिटेंसी है, वो सारी चीज़ें होंगी। और जो हमारी जो चीज़ें हमारी बाउंड्री में नहीं है एज ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंपनी, वहाँ पे भी इफेक्ट आता है इन कम्युनिकेशंस की वजह से हम आंसरेबल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेजिग्नेटेड पर्सन है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें इंश्योर करना है एज अ कंपनी कि हमारे पास डेजिग्नेटेड पर्सन हो विथ रिलेवेंट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी जो टेक केयर कर सके इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ ही अगर हमें थ्रू द चैनल ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमें कोई फीडबैक मिलता है, कंप्लेन मिलती है, या फिर कोई एडवाइस मिलती है, या फिर कोई फैक्ट मिलता है, तो उसको हमें इंक्लूड करना है अपने मैनेजमेंट रिव्यू में, जिससे कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, अपने एफएसएमएस को अपडेट कर सकें। ठीक है, और हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का। ठीक है, हमारे पास क्या प्रोसीजर होंगे, क्या हमने कम्युनिकेट करना है, उसके पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो भी डेटा जनरेट होगा उसको हमें मेंटेन करना है एज एविडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में थी, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर ही है, वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन मैंने आपको क्लियर किया कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या क्या हो, मतलब उसके क्या डिफरेंशिएशन है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से इंटरनल कम्युनिकेशन में। यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन में जो मैंने चीज़ें ली हैं वो है इफेक्टिव सिस्टम, टाइमली इन्फॉर्म फॉर चेंज। इसमें जो चीज़ें हैं वो है प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, सर्विस, प्रोडक्शन सिस्टम, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन premises, लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, सराउंडिंग environment, क्लीनिंग, sanitation programs, packaging, storage and distribution systems, competencies,
and allocation of responsibilities, applicable regulatory requirements, hazard with control knowledge, requirement requirements, organization observer observes relevant interested and external party inquiries, complaints and alerts, safety risk, input in MRM annual review मीटिंग एंड FSMS अपडेट। ठीक है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन में इतनी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सो जो हमारा ओवरऑल FSMS है उसका एक आप कह सकते हो कि 70% 75% कहीं ना कहीं जो उसकी इफेक्टिवनेस है FSMS की वो इंटरनल कम्युनिकेशन से ही मेंटेन हो सकती है। 25% ही आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो स्टैंडर्ड में जो बात है कि हमें प्रॉपरली स्टैब्लिश इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है एक इफेक्टिव सिस्टम इंटरनल कम्युनिकेशन को लेके, जो भी पर्टिकुलर इश्यूज हों जिसके थ्रू हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ और हमारा जो इम्पैक्ट है फूड सेफ्टी को लेके वो मिनिमम हो। ठीक है, तो जो मिनिमम का लेवल है उसको हमने नलिफाई करना है। तो इस तरह का हमें सिस्टम बनाना है इंटरनल कम्युनिकेशन का। सो इसके साथ ही जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो टाइम मैनर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इफ़िशिएंट होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई चेंज आ रहा है या फिर कोई नीड है फूड सेफ्टी को लेके वो एक टाइम मैनर में एक इफ़िशिएंट टाइम मैनर में उसको हम फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, साथ ही साथ हमें मतलब जो स्टैंडर्ड में जो कम्युनिकेशन है वो फूड सेफ्टी टीम के रिस्पेक्ट में बताता है कि फूड सेफ्टी टीम को इफ़िशिएंट मैनर में किन चीज़ों को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, वो पहला है उसमें है प्रोडक्ट या फिर नया प्रोडक्ट कोई होता है। प्रोडक्ट मतलब आपके खुद जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो भी हो सकता है, या प्रोडक्ट कोई ले रहे हो वो भी हो सकता है। तो उनके बारे में टाइमली कम्युनिकेट करना है। रॉ मटेरियल हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन प्रेमाइसेस हो सकता है, लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट हो सकता है, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, पैकेजिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकते हैं, कंपिटेंसी एंड एलोकेशन हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ की, applicable statutory and regulatory requirements हो सकती हैं, नॉलेज रिगार्डिंग फूड सेफ्टी हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं, कस्टमर या फिर कोई अदर रिक्वायरमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व की हैं वो हो सकती है, या फिर कोई रिलेवेंट इंक्वायरी हो सकती है एक्सटर्नल पार्टी की, वो सारी हो सकती हैं, कंप्लेन हो सकते हैं, अलर्ट्स हो सकते हैं फूड सेफ्टी हजार्ड को लेके जो भी एंड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कोई अदर कंडीशन हो सकती है जो इम्पैक्ट डाले फूड सेफ्टी को लेके। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मतलब कहीं ना कहीं हमें इफ़िशिएंट मैनर में फूड सेफ्टी टीम को कम्युनिकेट करना है, या फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरनल कम्युनिकेशन को लेके इफ़िशिएंट मैनर में। ठीक है, कम्युनिकेशन हो हमारा, साथ ही साथ जो भी अदर पर्सनल इन्वॉल्व है कंपनी के अंदर पर्टिकुलर लेवल पे फंक्शंस में, उनको जो भी इसकी पार्ट इंफॉर्मेशन है वो हम पहुंचा पाएँ टाइमली मैनर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये फूड सेफ्टी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से निकल के आती है कि अगर इसमें कोई भी चेंज आ रहा है, जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं यहाँ पे आप विजिबल है आपके स्क्रीन पे,
इनसे रिलेटेड कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन आ रही है, तो फूड सेफ्टी टीम को टाइमली मैनर में पता चले और उससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिश कर पाएँ एक प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, फंक्शन में, कंपनी के लेवल्स में, ठीक है, जिससे हमारी कंफर्मिटी जो है वो एक एफिशिएंट मैनर में मेंटेन हो सके। और साथ ही साथ अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी है एफएसएमएस में, तो वो भी चीज़ें हो सके और फर्दर उसका भी कम्युनिकेशन रिस्पेक्टिव पर्सनल्स को, एम्प्लॉयज़ को किया जा सके। और जो भी इस तरह का इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए, इनको हमें मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड करना है एज अ इनपुट, जिससे कि एक उस पर एक थॉरोली मैनेजमेंट रिव्यू इस्टेब्लिश हो सके, ठीक है, और उसके फर्दर हम एक्शन प्लान डेवलप कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी तो कि हमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरनल कम्युनिकेशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, integration, integrity of the food safety management system and the food safety itself. तो इसका हमें एक अच्छा प्रोसीजर बना के रखना है, इसके ऊपर एक ट्रेनिंग भी देनी है और टाइम टू टाइम हमें चेक करना है, इवेल्युएट भी करना है कि हमारा जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है या फिर एक्सेप्टेबल लेवल है उस इंटरनल कम्युनिकेशन का, वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सपोर्ट का नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में मैंने चीज़ें ब्रीफ की हैं अभी, वही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं 1.1 इसको आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में जो पहला इसका सब क्लॉज है जनरल, उसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं रिक्वायर्ड, नेसेसरी, इफेक्टिवनेस, रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड कस्टमर्स। सो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एफएसएमएस के रिस्पेक्ट में चीज़ों को इंक्लूड करने की बात आती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें इंक्लूड करने हैं एफएसएमएस को लेके। तो पहला जो उसमें रिक्वायरमेंट है कि जो आईएसओ 22000 है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको हमें डॉक्यूमेंटेड वे में बनाना है, अपने सिस्टम में रखना है। साथ ही साथ हमें कुछ लगता है कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो नेसेसरी हैं, जो हमारी कंपनी ने डिटरमाइन किया है, आइडेंटिफाई किया है, जिसकी वजह से जो हमारा इफेक्टिवनेस है एफएसएमएस का वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकता है, या फिर हमें नीड पड़ेगी टाइम टू टाइम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हमें मेंटेन करना अपनी कंपनी के अंदर, उससे रिस्पेक्टिव जो भी रिकॉर्ड्स हैं, डेटा हैं, वो हमें मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट हैं, जो कि रेगुलेटरी या स्टैच्यूटरी बॉडी के थ्रू हैं या फिर कस्टमर के थ्रू हमें मिली हैं, उनको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रूप में हमें सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर मेंटेन करना है। तो ये तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला तो अपना 22000 के रिस्पेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारे मेंटेन करने हैं। सेकंड जो है आपकी कंपनी को जो लगते हैं नेसेसरी हैं इफेक्टिवनेस को लेकर एफएसएमएस के, को मेंटेन करना है। और जो थर्ड है वो है स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, उनके रिस्पेक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो आपको मेंटेन करने हैं, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं, आपके स्कोप के ऊपर, आपकी कैपेसिटी के ऊपर,
ठीक है। आपका कंपनी का क्या साइज है, क्या एक्टिविटीज हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या प्रोडक्ट आप क्या या फिर क्या सर्विसेज आप दे रहे हो फूड चेन में, उसके ऊपर ये डिपेंड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। और प्रोसेसेस कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, इस और कंपिटेंसी क्या है पर्सन्स की, ये सारी चीज़ें मेजर रोल प्ले करती हैं कि आपका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होना चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, इसका खास ध्यान रखें। ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जनरल के बाद डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में, वो है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, फॉर्मेट, रिव्यू एंड अप्रूवल। हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया कि हमें क्या डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है कंपनी के अंदर। तो इस क्लॉज में हम क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग की बात करेंगे कि हम उसको कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे अपडेट करना है। तो इसमें स्टैंडर्ड जो पहला कहता है, हमें इंश्योर करना है कि एक आइडेंटिफिकेशन हम उस डॉक्यूमेंट का कर सकें। उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, टाइटल रिक्वायर्ड है, डेट रिक्वायर्ड है, ऑथर रिक्वायर्ड है, रेफरेंस नंबर नंबर रिक्वायर्ड होता है, साथ ही साथ आपके अमेंडमेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है। आप उसमें रिव्यू की का भी देते हो, अप्रूव की देते हो, कंट्रोल कॉपी की भी बात करते हो। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट का, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए उसमें। साथ ही साथ फॉर्मेट्स की बात होती है कि फॉर्मेट उस डॉक्यूमेंट का कैसा है, लैंग्वेज फॉर्म किस किस लैंग्वेज में है, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर वर्जन्स क्या हैं उसके, ग्राफिक्स है तो ग्राफिकल वर्जन्स क्या हैं, मीडिया क्या है उसका, मतलब पेपर फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जब भी हम उसको क्रिएट करें, अपडेट करें। ठीक है। और रिव्यू और अप्रूवल की मैंने बता दी कि रिव्यूअर भी होना चाहिए, उसका अप्रूवर भी होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी है जब भी हम जो आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्रिएट करें और अपडेट करें। ठीक है। तो ये मिनिमम है, ये आपके पास होनी चाहिए जिससे एक प्रॉपर रेफरेंस सिस्टम बन सके और आपको मतलब प्रॉब्लम ना आए चीज़ों को रिफ़र करने में, आइडेंटिफाई करने में, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसमें है इंश्योर, अवेलेबल, suitable, where, when, adequately protected। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अ, उसको क्रिएट और अपडेट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हैं, आंसरेबल हैं रेगुलेटर्स को, कस्टमर्स को। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं, उनका कंट्रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, मिस गाइडेंस मिलती है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, वो बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है उसकी। तो स्टैंडर्ड उसके रिस्पेक्ट में पहली जो बात करता है कि अवेलेबल होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। तो अवेलेबल का मतलब ये है कि जहाँ पे भी मतलब जैसे सारे पर्सन्स की बात की थी, फूड चेन जो भी हमारा कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स पता होने की बात हुई थी कि सभी को अपने पर्टिकुलर टास्क के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में सभी के पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिस्पेक्टफुल डॉक्यूमेंट का, डेटा का, जिससे कि वो अपने डे टू डे टास्क में चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कर सकें, कोई क्वेरी है तो उसको क्लियर कर सकें। ठीक है। जिससे कि हमारा जो इफेक्टिवनेस है एफएसएमएस का वो इनहेंस होता है। अवेलेबल के बाद सूटेबिलिटी की बात है
कि वो सूटेबल होना चाहिए यूज़ के लिए। अब कोई मतलब आपके फ्लोर एरिया में वर्क कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डॉक्यूमेंट हो, उसके पास हार्ड कॉपी फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस तरह से चीज़ों का ध्यान रखना है कि हार्ड कॉपी फॉर्म में हो तो वो लैमिनेटेड हो, कि वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ होते रहें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी और सूटेबिलिटी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का, अब हमें इंश्योर करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ वो कहाँ पे ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, इसको भी हमें देखना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोलिंग में डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को लेके, वो है एडिक्वेट प्रोटेक्शन का। तो एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड का मीन्स है कि किसी तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस ना हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया, कंट्रोल्ड कॉपी की बात होती है, ऑब्सलीट कॉपी की कंपनी से बात होती है। ठीक है, ये हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को देखना है कि ये कोई भी मतलब आउटडेटेड डॉक्यूमेंट सर्कुलेशन में ना हो। जब भी मतलब जो भी अपडेशन है, जो भी लेटेस्ट वर्जन की चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वही हम सर्कुलेट करें, वही सभी के पास जो भी इंडिविजुअल्स हैं वर्क कर रहे हैं कंपनी के अंदर उनके पास सही डॉक्यूमेंट हो, वो हमें इंश्योर करना है। ठीक है, जिससे कि उनका इम्प्रॉपर यूज़ ना हो अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, और जो इंटीग्रिटी है एफएसएमएस की, वो लैक ना करें, उसमें किसी तरह का लॉस ना हो। ठीक है, तो ये एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। इसके बाद बात आती है एड्रेस की। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, रिट्रीवल यूज, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, वर्जन कंट्रोल, रिटेंशन, डिस्पोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो हमारे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोलिंग के थ्रू जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एड्रेस करने की बात होती है यहाँ पे हमें, कि हम एड्रेस क्या करना चाहते हैं थ्रू कंट्रोलिंग द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। वो हमारा एड्रेस करने का जो मेन मोटो है उसमें है, जो डॉक्यूमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, एक्सेस सही लोग कर पाएँ, रिट्रीवल उसका ठीक तरीके से हो जाए और यूज़ ठीक तरीके से हो। ठीक है, साथ ही साथ उसका जो स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है, वो सही तरीके से हो। ठीक है, और जो वर्जन है सर्कुलेशन का, वो सही हो, इसको भी इंश्योर करना है। ठीक है, और जो रिटेंशन है, डिस्पोजिशन है, वो भी कंट्रोल मैनर में हो। तो ये चार पैरामीटर्स हैं बेसिकली, जो हम जब भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उनसे इंश्योर करते हैं कि ये चार जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है इफेक्टिवनेस को लेके, एफएसएमएस के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके, इंटीग्रिटी को लेके, तो इन चीज़ों को इंश्योर करना है। ठीक है, अगर आपके पास कंपनी में एक प्रोसीजर है कि किसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फिर क्या मतलब कंडीशंस हैं कंट्रोल को लेके, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लॉज में अ, इसकी बात करता है कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है हमें, जो भी प्रोसीजर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स में कौन डॉक्यूमेंट इशू कराया, प्रोसीजर्स में है किसके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस होना चाहिए, कब तक वो उसके अपने पास रख सकता है। ठीक है, ओवरऑल डॉक्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी पर्टिकुलर फंक्शंस में और लेवल्स में, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स में हमें ऐड करनी है। और इसके पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं जो इशुएंस के हैं, सबमिशन के हैं, वो भी हमें मेंटेन करने हैं, जिससे कि कोई अनइंटेंडेड अल्टरेशंस ना हो सके। ठीक है, और हम टाइम टू टाइम रिव्यू करें उसको। इसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो एक्सटर्नल ओरिजिन का है
तो उसके बारे में बात कहता है स्टैंडर्ड कि अगर कोई एक्सटर्नल ओरिजिन का डॉक्यूमेंट है तो उसको स्पेसिफिकली मेंटेन करना है, उसको लिस्ट आउट करना है, और उसका एक्सेस किसके पास होगा इसको भी हमें इंश्योर करना है। ठीक है। और जैसे हम जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हम मेंटेन किया है उसमें हम उसकी कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, उसके उसको इंश्योर करने की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट के लिए भी होंगी। ठीक है। लेकिन दो कैटेगरी हैं, इंटरनल ओरिजिन डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट। तो हमें लेकिन दोनों को अलग अलग डिवाइड फॉर्म में करके रखना है कि हमारे पास एक्सटर्नल ओरिजिन के कौन से डॉक्यूमेंट हैं और इंटरनल ओरिजिन के कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट एविडेंस की मैंने बात करी बताई अभी आपके पास, मतलब प्रोसीजर्स जो हैं उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो हैं, डेटा जो हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने, वो सारी चीज़ें उसमें एज अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे पास मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगी ये दोनों के लिए होंगी, इंटरनल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी होंगी और एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी होंगी। इसका हमें ध्यान रखना है और एज अ एविडेंस हमें मेंटेन करना है। तो यहाँ तक था अपना 7th क्लॉज। सो अराउंड 2 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे। पार्ट 2 जो है हमारा ISO 22000 की ट्रेनिंग का, नेक्स्ट जो क्लॉज है वो 8th क्लॉज है। बहुत एक बड़ा क्लॉज है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लॉज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में जो पार्ट 3 होगा उसमें 8, 9 एंड 10 जो क्लॉजेज हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू। अच्छे से आप नोट्स बनाइए ट्रेनिंग को देख के। ठीक है। और चीज़ों को इस्टेब्लिश करिए, कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप सर्विसेज की तो आप हमें शेयर करिए। ठीक है। थैंक यू। गुड डे।